देखो भाई, इस वीडियो में क्लास 10th की केमिस्ट्री का अध्याय 2 जिसका नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है, इसके बारे में बड़े ही आसान और सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो इंट्रोडक्शन से करता हूँ, और इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा और कुछ बेसिक बातें जो है वो बताऊंगा, ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिर अम्ल क्षारक एवं लवण क्या है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पदार्थों के बारे में पढ़ा है, तो पदार्थों को हम लोग दो तरह से बांटते हैं, एक भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर। एक रफली मैं आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू जो है वो दे रहा हूँ, तो आप जरा ध्यान से इसे समझिएगा। वैसे आप लोग में से बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे। तो भौतिक गुण के आधार पर हम लोग ठोस, द्रव और गैस के रूप में पदार्थों को बांटते हैं, और वहीं रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग देखें तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ये दो तरीके से हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों को बांटते हैं। अब शुद्ध पदार्थ में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसे भी हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। एक हमारा तत्व यानी कि एलिमेंट होता है, और दूसरा हमारा यौगिक यानी कि कंपाउंड्स होता है। तो यहाँ आप लोग जानते हैं कि तत्व में आपका धातु, अधातु और उपधातु आते हैं, लेकिन ये जो यौगिक हैं इसी में आपका अम्ल, क्षारक और लवण जो है वो आता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस अध्याय में हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि अम्ल, क्षारक, लवण बेसिकली क्या है। तो यौगिक है यानी कि कंपाउंड्स है। तो इस अध्याय में हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसका जो अगला अध्याय होगा उसमें हम लोग तत्व यानी कि धातु, अधातु, उपधातु इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। आइए अब इस चैप्टर का जो भी टॉपिक्स है उससे जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूचक यानी कि इंडिकेटर से करते हैं कि सूचक आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, कि हम लोग ये जान पाते हैं कि कोई अम्ल है, क्षारक है या फिर लवण है, वो इंडिकेटर यानी कि सूचक के माध्यम से ही हम लोग जान पाते हैं। तो कैसे जानते हैं, तो इसके बारे में आइए। तो सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की सूचना देता है। यानी कि सूचक, इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने रंग में परिवर्तन कर, अपने गंध में परिवर्तन कर यानी कि बदल कर हमें ये जानकारी देता है कि कोई चीज़ अम्ल है या फिर क्षार है या फिर वो उदासीन है। उदासीन का मतलब ना ही अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा। तो ये सूचक आप समझ पा रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सूचक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सूचक के प्रकारों में 3 प्रकार के सूचक के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला हमारा होगा प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होगा कृत्रिम जिसे हम लोग संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, और तीसरा हमारा होता है गंधीय सूचक। तो आइए इन सूचकों के बारे में एक एक करके अगले पेज पे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक सूचक के बारे में जानेंगे कि आखिर प्राकृतिक सूचक क्या होता है। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता हो उसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और इसमें आपका लिटमस, हल्दी, गुड़हल, ये सभी सूचक जो हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और इसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब इन सभी प्राकृतिक सूचकों के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है विस्तार से पढ़ेंगे, और इसके बारे में ही आपके बोर्ड एग्जामों में क्वेश्चंस भी जो है यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिटमस सूचक के बारे में जानेंगे कि आखिर लिटमस सूचक क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, और मैं आप लोगों को एक बेसिक जो है जानकारी इसके बारे में दे दूं, क्योंकि यहाँ आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि लिटमस आखिर किस तरीके का होता है, इसमें हम लोग कैसे अम्ल और क्षारक की जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। तो एक कंफ्यूजन को भी मैं आप लोगों को दूर करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि एक लाइकन का पौधा होता है जिसके माध्यम से ही लिटमस सूचक को जो है वो तैयार किया जाता है, और ये 2 फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। ये विलियन के रूप में भी पाया जाता है, और ये एक तरह से कागज के फॉर्म में, कागज की पट्टियों के रूप में भी पाया जाता है, जिसे हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं। और इसी लिटमस पत्र का ज्यादातर उपयोग जो है अम्ल और क्षारक की जानकारी को प्राप्त करने में किया जाता है। और ये 2 रंगों का लिटमस पत्र जो है वो होता है, एक नीले कलर का होता है और एक लाल कलर का होता है। और यदि आप अम्ल में नीले कलर वाले लिटमस पत्र को डालते हैं तो ये लाल रंग देगा, और यदि आप लाल कलर वाले लिटमस पत्र को क्षार में डालते हैं तो ये आपको नीला रंग जो है वो देता है, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ नीले कलर का एसिड में डाला जा रहा है तो ये लाल हो रहा है, और ये लाल कलर का बेस में यानी कि क्षारक में डाला जा रहा है तो ये नीला हो रहा है। तो यहाँ लिटमस सूचक के बारे में आप लोगों को 2 जानकारी ध्यान में रखनी है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कलर में जो है वो बदल देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले कलर में जो है वो बदल देता है। तो ये आपको लिटमस सूचक के बारे में ये 2 महत्वपूर्ण बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो आप शायद ये समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग जो प्राकृतिक सूचक जो बचे हुए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और इसमें दूसरा जो हमारा आता है वो है हल्दी सूचक। तो जैसा कि आप लोग सभी ने अपने घरों में हल्दी को तो देखा ही होगा, इसे सूचक के तौर पे भी जो है उपयोग किया जाता है, और इससे हम लोग अम्ल और क्षार की जानकारी भी जो है वो प्राप्त करते हैं। तो हल्दी सूचक में अम्लीय पदार्थ को मिलाने पर इसका रंग जो है वो पीला ही रहता है, यानी कि ये तो वैसे पीले कलर में पाया ही जाता है, जैसा कि आप लोग जान भी रहे होंगे। तो इसमें यदि अम्ल को डालते हैं तो ये कोई कलर जो है वो नहीं देता है, और ये पीला का पीला ही रहता है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये आपका अम्ल वाला चीज़ है। यदि हल्दी में आप डालते हैं अम्ल को और वो हल्दी पीला ही रह जाता है तो आप समझिएगा कि वो अम्ल पदार्थ है। और यदि हल्दी सूचक में आप क्षारीय पदार्थ को मिलाते हैं
तो इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। यानी कि अम्ल के मिलाने पे ये कोई कलर नहीं देगा, पीला का पीला ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप क्षार को मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो ये लाल हो जाएगा। तो ये आपको हल्दी सूचक के बारे में ये बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब तीसरा जो हमारा प्राकृतिक सूचक है वो है गुड़हल सूचक। और आइए इसमें हम लोग कैसे अम्ल और क्षारक की जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गुड़हल सूचक में अम्लीय पदार्थ को मिलाने पर इसका रंग जो है वो गहरा गुलाबी, जिसे हम लोग मेजेंटा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप गुड़हल सूचक में अम्लीय पदार्थ को मिलाते हैं तो इसका कलर जो है वो गहरा गुलाबी हो जाता है, यानी कि मेजेंटा हो जाता है। और जबकि गुड़हल सूचक में आप यदि क्षारीय पदार्थ को मिलाते हैं तो इसका रंग जो है वो हरे रंग में बदल जाता है। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगली सूचक की यदि हम बात करें तो अगला सूचक हमारा है कृत्रिम यानी संश्लेषित सूचक। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कृत्रिम यानी कि इसे रासायनिक तौर पे कई पदार्थों को मिला करके जो है ये बनाया जाता है, और इसे भी हम लोग अम्ल और क्षारक की जानकारी प्राप्त करने में इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहा जाता है। यानी कि इसे बनाया जाता है, ये प्राकृतिक तौर पर, यानी कि प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाया जाता। इसमें दो प्रकार के सूचक आते हैं, एक आपका मेथिल ऑरेंज आता है और एक आपका फिनोल्फथेलिन जो है वो आता है। इसको फिनोल्फथेलिन या फिनोल्फथेलिन ऐसे भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो किया जाता है, तो आप अपने सुविधा के अनुसार इसका उच्चारण जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथिल ऑरेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल मिलाने पे ये कैसा कलर देता है और क्षार मिलाने पे ये कैसा कलर देता है। तो अम्ल को मेथिल ऑरेंज में डालने पर यह गुलाबी लाल हो जाता है, और जैसे ही आप इसमें क्षार को मिलाते हैं तो मेथिल ऑरेंज में डालने पर यह पीला हो जाता है। यानी कि अम्ल को मिलाने पे ये कैसा कलर देता है, तो गुलाबी लाल देता है, और क्षार को मिलाने पे ये कैसा कलर देता है, तो ये पीला देता है। तो इससे आप मेथिल ऑरेंज से भी अम्ल और क्षारक की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है ना ऐसे पूछा जाएगा कि भाई मेथिल ऑरेंज में यदि हम अम्ल को डालते हैं तो वो कौन सा कलर देगा, तो गुलाबी लाल देगा, और यदि आप क्षार को मिलाते हैं तो कौन सा कलर देगा, तो वो पीला देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा जो आपका कृत्रिम यानी कि संश्लेषित सूचक है वो है आपका फिनोल्फथेलिन सूचक। अब फिनोल्फथेलिन क्या जाता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि फिनोल्फथेलिन का जो रंग जो है वो कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है, ये पानी की तरह जो है वो दिखता है। और यदि आप इसमें अम्ल को मिलाते हैं तो इसका जो कलर होगा वो रंगहीन ही होता है, यानी कि कोई कलर नहीं देगा, ये रंगहीन का रंगहीन ही होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्षार को मिलाते हैं तो ये गुलाबी रंग जो है वो देता है। यानी कि फिनोल्फथेलिन में अम्ल मिलाया जाता है तो ये रंगहीन होता है, और जैसे ही फिनोल्फथेलिन में क्या होता है, क्षार को मिलाते हैं तो यह कैसा कलर देगा, तो ये गुलाबी रंग देता है। तो ये आपको फिनोल्फथेलिन सूचक के बारे में जो है वो ध्यान में रखना है। अब अगले पेज पे हम लोग अगले सूचक के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा तीसरा और आखिरी सूचक है, जिसे हम लोग गंधीय सूचक के तौर पे जो है वो जानते हैं। गंधीय, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये इसमें किसी खास प्रकार का गंध होता है, और इसमें बारी बारी से यदि अम्ल और क्षारक को डालते हैं तो ये गंध जो है इसका समाप्त हो जाता है। तो इसे हम समझते हैं कि भाई गंधीय सूचक क्या होता है। तो जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। यानी कि इसमें जो भी आपका गंधीय सूचक में आता है, जैसे कि वेनिला आता है, प्याज आता है, लौंग का तेल आता है, इसमें से आप बड़े ही आसानी से प्याज से समझ सकते हैं कि प्याज का एक खास प्रकार का गंध होता है, और जैसे ही आप इसमें अम्ल और क्षारक को देंगे तो इसका गंध जो है वो बदलता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो सूचक के तौर पर किया जाता है। और इसमें गंध परिवर्तन के माध्यम से हम लोग अम्ल और क्षारक की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसे हम लोग एक तरह से गंधीय सूचक कह देते हैं। तो ये सिंपल है। तो इसमें सबसे पहला वेनिला जो आपका है, तो वेनिला में क्या होता है कि अम्ल को मिलाने पर इसका गंध वही रहता है, यानी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि वेनिला का जो नेचुरल गंध होता है, यदि आप इसमें अम्ल को मिलाते हैं तो इसका गंध में जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन यानी कि बदलाव नहीं होता है, ये वही का वही गंध जो है वो रहता है। गंध मतलब सुगंध, आप समझ पा रहे होंगे। अब वेनिला में यदि क्षार को मिलाने पर गंध समाप्त हो जाता है, यानी कोई गंध नहीं बचता। यदि आप वेनिला में क्षार को मिलाते हैं तो इसका गंध जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी कि इसमें कोई गंध बचता ही नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वेनिला में अम्ल को मिलाने पे क्या होता है और क्षार को मिलाने पे क्या होता है। दूसरा आपका प्याज जो होता है, प्याज यानी कि ऑनियन, आप लोग जानते भी होंगे। तो अम्ल में इसका गंध वही रहता है, यानी गंध में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि प्याज के रस में आप यदि अम्ल को मिलाएं तो उसका गंध जो है वो बदलता नहीं है, वही का वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं देता है। लेकिन आप जैसे ही क्षार को इसमें मिलाएं तो ये कोई गंध नहीं बचता, यानी कि इसका जो भी गंध नेचुरली था वो समाप्त हो जाता है। यानी कि अम्ल को मिलाने पे इसका गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो नेचुरली प्याज का गंध है वही गंध रहेगा। लेकिन जैसे ही आप क्षार मिलाते हैं तो इसका जो भी गंध नेचुरली था वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि गंधीय सूचक में वेनिला और प्याज को किस तरह से इंडिकेटर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हम लोग अम्ल और क्षारक की जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। तो शायद ये बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब सूचक यानी इंडिकेटर को समझने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि अम्ल और क्षारक बेसिकली ये क्या होता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को अम्ल और क्षारक के लिए एक साधारण डिफिनेशन जो है वो बताऊंगा, फिर आगे जाकर के मैं आप लोगों को एक और अम्ल और क्षारक का डिफिनेशन जो है वो बताऊंगा, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अम्ल आखिर क्या होता है।
वे रासायनिक यौगिक जिनके जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ ये यौगिक कहा जा रहा है, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे यौगिक यहाँ क्यों कहा जा रहा है। जो जलीय विलयन को नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे, लाल में बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये हमारा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये भी हमारा अम्ल होता है, और एसिटिक अम्ल CH3COOH इन सभी अम्ल का नाम आप शायद सुने होंगे। तो ये सभी क्या हैं, अम्ल हैं। अब क्षारक क्या होता है, तो वे रासायनिक यौगिक जिनके जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं क्षारक कहलाते हैं। यानी कि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल में बदल देता है। अब क्षारक की एग्जांपल की बात करें तो हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH ये सभी क्या हैं, आपके क्षारक हैं। इनका भी नाम आप शायद कभी ना कभी सुने ही होंगे। अब नोट में आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि जल में घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्षार बोलते हैं। तो कभी कभी हम लोग क्या करेंगे कि क्षारक के जगह हम लोग क्षार शब्द का जो है वो प्रयोग करेंगे। तो आप समझिएगा कि क्षारक और क्षार दोनों एक ही होता है, बस जल में जब घुलनशील क्षारक होता है तो उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। तो शायद ये समझ पा रहे हैं। अब अगले पेज पे हम लोग अम्ल और क्षारक की जानकारी कर लेने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होता है। तो आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस जो है वो समझना चाहिए अम्ल और क्षारक के बारे में। तो कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ आप लोगों को बताया, तो आप जरा गौर फरमाइएगा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, और क्षारक स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं जबकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। तो ये बेसिक डिफरेंस आप शायद देख पा रहे होंगे। और अम्ल जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं, जबकि क्षारक की बात करें तो ये केवल और केवल ठोस रूप में ही पाए जाते हैं, कुछ क्षारकों को छोड़ करके। तो आप ये शायद समझ पा रहे होंगे अम्ल और क्षारक में ये डिफरेंस। और ये कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, तो आप जो है इसे आप बता सकते हैं। तो शायद ये आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक जो है वो शुरू होगा, और यहाँ से हम लोग ये जानेंगे कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। आप लोग शायद जानते होंगे कि पदार्थों का आप लोग शायद जानते होंगे कि एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण आप बाहर से ही देख करके जो है वो पता लगा सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण में हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, उसे अंदर जाके देखना पड़ता है कि चीज़ें क्या हो रहा होता है। तो यहाँ हम लोग बारी बारी से अम्ल को अलग अलग चीज़ों के साथ मिलाएंगे और उसमें देखेंगे कि वो कैसे कैसे किस किस प्रकार से अपना नया रूप जो है वो दिखाता है, और इसी को हम लोग एक तरह से रासायनिक गुण जो है वो अम्ल और क्षारक का बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल लेंगे और एक धातु लेंगे, उन दोनों को साथ में मिलाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अम्ल और धातु के साथ जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में हमेशा एक लवण बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस जो है वो भी बनेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में ये लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ मैंने एक अम्ल लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शायद आप जानते होंगे, और एक मैंने धातु लिया है सोडियम, और फिर यहाँ आप देख रहे हैं NaCl जो कि एक लवण है, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अम्ल को जब हम लोग धातु के साथ मिलाएंगे तो ये किस प्रकार से जो है अभिक्रिया करके क्या चीज़ें बनाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाएगी, और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। अब दूसरा एग्जाम्पल और बात करें तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि आप जिंक यानी कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल लिए और फिर यहाँ हमने जिंक मिलाया, तो यहाँ ZnSO4 जो कि जिंक सल्फेट जो आपका एक लवण है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब हम किसी अम्ल में किसी धातु को मिलाते हैं तो एक लवण बन रहा है और एक हाइड्रोजन गैस भी जो है वो निकल रहा है। अब हम लोग अम्ल में जो है वो अब हम लोग क्षारक में जो है वो धातु को मिलाएंगे। पीछे तो हमने अम्ल के साथ धातु को मिलाया, अब यहाँ हम लोग क्षारक में क्या करेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। और इस कंडीशंस में भी आपका सेम चीज़ें होंगी, जैसे कि वहाँ भी एक लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, तो यहाँ भी क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके सेम चीज़ें बनाती है, यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाएगी। तो यहाँ आप क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक क्षारक और जब धातु के साथ मिलता है तो ये क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका एक क्षारक हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका जिंक जो है एक धातु है। जब इसके साथ आप जब ये अभिक्रिया करेगी तो ये क्या बनाएगी, Na2ZnO2 जो कि एक लवण है, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाएगी। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखें तो NaOH जो कि आपका एक क्षारक है, और Al यानी कि एल्युमिनियम एक धातु है, और यहाँ NaAlO2 यानी कि एक लवण बनाया जा रहा है, और फिर एक हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। दोनों ही कंडीशंस में सेम बातें जो है वो हो रही होती है। अब आप लोगों को Na2ZnO2 ये क्या होता है, तो थोड़ा सा आप इसमें आप लोगों को ध्यान में रखें कि ये आपका सोडियम जिंकेट है और ये आपका जो है वो सोडियम एल्यूमिनेट है। तो ये थोड़ा सा शब्द जो है वो अलग है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये आपका सोडियम जिंकेट है और ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि NaAlO2 ये क्या है। तो यहाँ आपने देखा कि जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया हुई तब भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है, और धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया हुई तब भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है।
अब हम लोग हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करेंगे और इसे ही पॉप साउंड टेस्ट भी बोला जाता है कि कैसे हम लोग ये जाने कि हाइड्रोजन गैस कहीं है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जानने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अम्ल और धातु के साथ जो अभिक्रिया होती है तो इस कंडीशंस में जो है हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ ये एक प्रखनली है, ये आपका दिख रहा होगा, और इस प्रखनली में जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है अम्ल जो है वो थोड़ा सा कम लिया गया है, और जिंक का एक टुकड़ा जो कि एक धातु है इसको इसमें लिया गया है। जब दोनों आपस में मिलेगा तो यहाँ आपका हाइड्रोजन गैस का बुलबुला जो है वो निकलता है, और एक पाइप के माध्यम से आप देख सकते हैं इसको एक अलग कंटेनर में जो है वो लिया गया जो कि साबुन का एक विलियन है। और यहाँ जब हाइड्रोजन गैस को इसमें जब लाया जाता है तो हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले जो है वो ऊपर जो है वो उठते हैं, और साइड से आप जब यहाँ एक मोमबत्ती जलाते हैं तो ये फट फट करके ध्वनि जैसा आवाज़ करता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो काफ़ी ज्वलनशील गैस जो है वो है। तो इस वजह से ये जब भी ये जलते हुए मोमबत्ती के पास आएगा तो ये फट की ध्वनि के साथ ये जो है हाइड्रोजन गैस जलेगा। तो इसे ही हम लोग पॉप साउंड टेस्ट या हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जो है वो कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप यानी कि फट ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन गैस का जो है परीक्षण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ आप ये शायद समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षारक के अगले रासायनिक गुण में। अब अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण में अगले गुण में हम लोग देखेंगे कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ यदि अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है, और अम्ल जो है वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है। और फिर हम लोग एक एक करके फिर क्षारक को भी धातु कार्बोनेट के साथ और फिर क्षारक को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है वो अभिक्रिया कराएंगे। वो अलग बात है कि इसमें क्षारक जो है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है किसी भी प्रकार की अभिक्रिया जो है वो नहीं करती है। तो यहाँ हमारा एक इक्वेशन जो है वो कम होगा। तो यहाँ सिर्फ हम लोग अम्ल का जो है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को कार्बोनेट समझना पड़ेगा कि कार्बोनेट किसको बोलते हैं। तो CO3 जो होता है उसे हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, और HCO3 जो होता है उसे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये आप समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जब अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया कर रही थी तो वहाँ हाइड्रोजन गैस बन रहा था, और यहाँ जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस बनाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया जा रहा है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। और यहाँ भी संगत लवण यानी कि वो अपने जैसा एक लवण बनाता है और फिर बदले में जल भी बनता है। तो आइए इसको एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अम्ल है और फिर यहाँ हमको धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, और फिर क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, और कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले यहाँ हमने HCl यानी कि एक अम्ल लिया है, और ये आपका हो जाता है धातु कार्बोनेट Na2CO3, और यहाँ आप देख सकते हैं NaCl जो कि आपका एक लवण है, और फिर जल बनता है, और फिर कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएं। तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है NaHCO3, और फिर यहाँ Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जो कि एक लवण है, और फिर जल बन रहा है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि धातु जब भी कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करती है तो बदले में लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब आप लोगों को नोट में एक बात ध्यान रखना है कि क्षारक जो है वो धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिर्फ अम्ल ही अभिक्रिया करती है, क्षारक किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। तो शायद आप ये समझ पा रहे हैं। अब जिस प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किए थे उसी तरह से हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी परीक्षण जो है वो जानना है कि किस प्रकार से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जान पाते हैं। तो सबसे पहले सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपको चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 श्वेत अवक्षेप बनाता है तथा चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यानी कि जब भी आप चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं यानी कि उसमें ले जाते हैं, उसमें प्रवेश कराते हैं यानी कि अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको एक CaCO3 बनेगा यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि जल में अघुलनशील होता है, और फिर चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है यानी कि दूध के कलर का हो जाता है, तो इसलिए हम इसे दूधिया बोलते हैं। इसका इक्वेशन देखें तो CaOH यानी कि ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश कराना है, ये आपका यही है चूने का पानी, और फिर यहाँ आपका CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर आपका जल, और ये जल में अघुलनशील होता है। तो इस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण जो है वो करते हैं, और ये जान पाते हैं कि इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैंने जो है वो दिया है, आप लोगों को इसका जवाब जो है कॉमेंट बॉक्स में देना है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यहाँ आपका ये क्लोरीन, SO2, CO2, O2, तो इसमें से क्या होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जो है वो देना है। अब अगले रासायनिक गुण की बात करें तो अब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को कराएंगे। अभी तो हमने अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया कराया, धातु के साथ, फिर क्षारक का धातु के साथ, फिर अम्ल का
धातु कार्बोनेट के साथ, फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ हम लोग अम्ल और क्षारक को ही आपस में भिड़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करती है तो वो किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें जो है वो बनाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल प्राप्त होते हैं और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब कहते हैं, सॉरी यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि अम्ल और क्षारक जब भी आपस में मिलता है तो वो एक दूसरे के गुण को क्या करता है, समाप्त कर देता है, यानी कि एक दूसरे का गुण बचता ही नहीं है। तो इस वजह से इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और इस कंडीशन में लवण बनता है और फिर आपका जल बनता है। आप लोग जरा सोचिए कि कोई आपके गुण को ही समाप्त कर देगा तो क्या आप उदास नहीं होंगे? तो उसी तरह से जैसे अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो ये दोनों आपस में लड़के एक दूसरे का गुण को ही समाप्त कर देता है। तो इस वजह से इसे हम लोग उदासीनीकरण बोलते हैं, यानी कि ये दोनों उदास हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अम्ल ले लीजिए और एक क्षारक ले लीजिए। जैसे कि अम्ल हमने यहाँ HCl लिया है और क्षारक किसको लिया है तो NaOH, आप लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ आप देख सकते हैं NaCl और H2O, ये लवण और एक जल जो है वो बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। और ये जब आपस में अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसमें अम्ल और क्षारक का दोनों का गुण जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण में अगले गुण की बात करें तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तो उस कंडीशंस में क्या चीज़ें जो है वो बन रही होती है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ ये ध्यान रखना है, धात्विक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जब किसी धातु के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ हो। और आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो यहाँ भी सेम वही वाला होगा, यानी कि यहाँ एक तरह से धात्विक ऑक्साइड क्या है, क्षारीय ऑक्साइड होता है, यानी कि क्षारक होता है। तो एक तरह से देखें तो यहाँ अम्ल और क्षारक की ही अभिक्रिया होगी। और यदि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी तो क्या बनता है, आप लोग जानते हैं लवण और जल बनता है, और इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो आप शायद समझ पा रहे हैं। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ एक अम्ल लेना है आपको, एक धात्विक ऑक्साइड लेना है और बदले में क्या बनेगा, लवण और जल। तो एक अम्ल ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धात्विक ऑक्साइड हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया है। और यहाँ आप CuCl देख रहे हैं जो कि एक लवण है और H2O यानी कि जल है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो ये क्या बनाती है। अब आप लोगों को नोट में तो पहले ध्यान में रखना है, पहले आप लोगों को ये खुद सोचना है कि क्या क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी। आप जरा सोचिए, धात्विक ऑक्साइड खुद क्षारक है और क्षारक के साथ, तो क्षारक तो आपस में अभिक्रिया करता नहीं है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। तो नोट में वही बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्षारक के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करते एवं अम्ल भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब अगले रासायनिक गुण की बात करें तो अब हम लोग यहाँ क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। और सबसे पहले अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, तो किसी अधातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। और अधात्विक ऑक्साइड का जो गुण होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ भी सेम वही होगा, क्षारक का किसके साथ अभिक्रिया हो रहा होगा, अम्ल के साथ हो रहा होगा। और यहाँ भी बदले में ये लवण और जल बनाएगा। और यही एक तरह का उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जो कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ एक चीज़ें आप लोगों को और ध्यान में रखना है कि क्या अम्ल अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अधात्विक ऑक्साइड एक तरह का तो अम्ल ही हुआ। तो अम्ल और अम्ल आपस में अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो यहाँ हम लोग अम्ल अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं देखेंगे, यहाँ सिर्फ क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। तो जैसे आपका एक क्षारक और एक आपको अधात्विक ऑक्साइड लेना है, तो क्षारक हमने CaOH यानी कि चूने का पानी लिया है, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या बन रहा है CaCO3 जो कि एक लवण है, और H2O यानी कि जल है। तो ये चीज़ें जो है वो बन रहा होता है जब क्षारक और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है। और नोट में वही बातें हम लोगों ने लिखा है कि अम्ल के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करते एवं क्षारक भी क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और ये क्यों नहीं करते हैं ये आप जान रहे हैं। तो यहाँ से शायद आप अम्ल और क्षारक के सभी रासायनिक गुण के बारे में अच्छे से समझ पा रहे होंगे।